अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का लेक्चर नंबर 10 है ये। और इस लेक्चर में वीक 10 के फर्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इंट्रोडक्शन के बारे में। जहाँ तक हमने HTML, CSS, jQuery, जावास्क्रिप्ट को कवर किया, उसके बाद आगे अब सर्वर साइड लैंग्वेज PHP ने स्टार्ट होना है। तो उससे पहले कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो पैराडाइम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे कि ऊप में होता क्या है और हम किस तरह से काम करते हैं। अब इसके अंदर जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो तो बड़े लिमिटेड टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें बताऊंगा क्योंकि ये हेल्पफुल होती हैं इंटरव्यूज़ में। क्योंकि जब भी आप किसी प्रोग्रामिंग फील्ड के इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप से किए जाते हैं। तो उसके लिए आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होते हैं। तो वो हम कुछ डिस्कस करते हैं। तो वो इसको आपने डिटेल में पढ़ना है। तो इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो एक जनरल प्रोग्रामिंग ओवरव्यू ये मैं हमेशा देता हूँ कि प्रोग्रामिंग इज जस्ट अ फियर। कि जब प्रोग्रामिंग होती है वो सिर्फ एक फियर होता है, हमें लगता है कि हम कर नहीं सकते, बट जब हम करना स्टार्ट करते हैं तो हमें वो चीज़ें सब जब समझ आनी शुरू होती हैं तो वो फिर हमारे लिए ईजी हो जाती हैं, हमारे लिए फिजिबल भी हो जाती हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का ना मॉडल है। एक मॉडल है सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का, यानी कि प्रोग्राम लिखने का एक मॉडल है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है अराउंड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जो ऑब्जेक्ट्स के गिर्द घूमता है। सिंपल इज दैट कि ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का एक मॉडल है। जैसे कि हम किसी भी काम करने के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग का ऐसा मॉडल है जो कि ऑब्जेक्ट्स के अराउंड घूमता है, कि जो ऑब्जेक्ट्स को डील करता है, जिसमें ऑब्जेक्ट्स होती हैं। अब ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह या इससे रिलेटेड चीज़ें क्या होती है वो हम आगे देखते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका ये क्लियर होना ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का मॉडल होता है जो कि ऑब्जेक्ट्स के अराउंड कंस्ट्रक्ट किया गया है। दो तरह की प्रोग्रामिंग अप्रोचेज जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। एक प्रोसीजरल अप्रोच होती है और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। अगर हम पहले प्रोसीजरल अप्रोच की बात करें तो प्रोसीजरल अप्रोच जो होती है ये पुरानी लैंग्वेजेस जो होती हैं उनमें ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, या कि जो हमारी पुरानी लैंग्वेजेस होती हैं वो प्रोसीजरल अप्रोच को फॉलो करती थी। जैसे कि हम सी लैंग्वेज की बात करें विच इज़ क्वाइट ओल्ड लैंग्वेज, तो उसके अंदर हमारी प्रोसीजरल अप्रोच होती थी। अब ये अप्रोच होती क्या है उसको देखते हैं। तो एक्चुअली जो हमारी प्रोग्रामिंग होती है ना वो मॉड्यूल से मिलके बनती है, कि जिसके अंदर जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, कोडिंग जितनी भी कोडिंग के पार्ट्स होते हैं वो हम मॉड्यूल्स की फॉर्म में करते हैं। अब मॉड्यूल्स को अगर आसान ज़बान में और आपकी फैमिलियर ज़बान में मैं बताऊँ तो इसको फंक्शंस भी बोल सकते हैं हम। कि जितना भी हमारा कोड होता है वो हम फंक्शंस में करते हैं। मतलब हम फॉर एग्जांपल हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं अगर, तो कैलकुलेटर की कोडिंग के लिए अगर उस कैलकुलेटर में 4 फंक्शंस हमने लिखने हैं, 4 उसने काम करने हैं, लाइक उसने एडिशन करनी है, उसने सब्ट्रैक्शन करनी है, उसने मल्टीप्लिकेशन करनी है, या उसने डिवीजन करनी है। ये 4 काम एक कैलकुलेटर ने हमारे पास करने हैं। तो इन चारों कामों को अगर हम अलग अलग फंक्शंस में करें तो उसको हम प्रोसीजरल अप्रोच कहते हैं। यानी कि अगर हम ऐड का फंक्शन मैं अलग बना दूँ जो कि बाकियों से अलग हो, सब्ट्रैक्शन का फंक्शन अलग हो, मल्टीप्लिकेशन का अलग हो, डिवीजन का अलग हो, तो अगर मैं सारे काम मॉड्यूल्स में कर दूँ, फंक्शंस में कर दूँ, तो इस अप्रोच को हम बोलते हैं प्रोसीजरल अप्रोच। ये पुरानी अप्रोच है। अब जो अप्रोच हम अभी डिस्कस कर रहे हैं या जो आजकल इस्तेमाल होती है वो होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का पहले अगर हम मतलब ही देखें तो इसमें इसका जो नाम है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, यानी कि ऑब्जेक्ट वाली अप्रोच है ये। तो इसके अंदर जो मेन चीज़ होती है वो होती है ऑब्जेक्ट्स, और फिर उन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड एक चीज़ होती है वो होती है क्लासेस। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग वे that uses classes and objects to create models based on the real world environment। कि जो हमारा रियल वर्ल्ड का एनवायरनमेंट होता है कि अगर हमें रियल वर्ल्ड में कोई काम करना है तो उसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनकी बेस पे हम सारा काम करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो एम होता है वो ये होता है कि हम इसको इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम्स की को फ्लेक्सिबल कर सकें और मेंटेनेबल कर सकें। यानी कि फ्लेक्सिबल का मतलब है कि हम एक पीस ऑफ कोड को कहीं पर भी और यूज़ कर सकें, यानी कि हमारा प्रोग्राम फ्लेक्सिबल हो जाए और उसको मेंटेन करना थोड़ा ईजी हो जाता है। कि बजाय इसके कि आप सारा कोड एक ही जगह पर लिख दें और उसमें कोई एरर आए तो वो आपकी फाइंड आउट करना मुश्किल हो। अगर आपने मॉड्यूल्स में किया होगा तो आप उस एग्जैक्ट मॉड्यूल तक पहुंच सकते हैं। लाइक अगर पूरे कैलकुलेटर में
अगर समीशन ठीक नहीं हो रही तो समीशन के लिए आप सम के फंक्शन ऐड में जाकर सिर्फ देख सकते हैं। तो प्रोग्राम को मेंटेन करना इजी हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है कि हम कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने बात की है क्लासेस की और ऑब्जेक्ट्स की, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। और क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सबसे ज़्यादा हमें एक लफ्ज़ सुनने को मिलता है, एक टर्म सुनने को मिलती है, दैट इज़ ऑफ कोर्स क्लासेस। तो बेसिकली a class is a collection of objects that have common properties and operations and behaviors। कि एक क्लास एक ऐसा, फॉर एग्जांपल आप समझ लें एक कंटेनर होता है, एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होती है जिसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं। और वो जो क्लास होती है वो कॉम्बिनेशन होती है दो चीज़ों का, एक वेरिएबल यानी कि डाटा मेंबर्स का और फंक्शंस का। अब एक जो क्लास है, फॉर एग्जांपल अगर एक हमारे पास एनिमल की क्लास है, तो उस एनिमल की क्लास के अंदर ऑफ कोर्स एनिमल रिलेटेड ही चीज़ें होंगी, उसमें चेयर की कोई चीज़ नहीं आएगी उसमें, या कोई और फर्नीचर की चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि वो क्लास हमारे पास बनी इसलिए है कि उसमें हम एनिमल का डाटा स्टोर कर सकें। तो उस एनिमल का डाटा स्टोर करने के लिए उसके अंदर सारे रिलेटेड जो मैंने यहाँ पर बात की है कॉमन प्रॉपर्टीज़ की, तो उसमें वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ आती है, लाइक एनिमल की एज आ जाएगी, एनिमल का की टाइप आ जाएगी, एनिमल का जो कोई ब्रीड है वो आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो क्लास के अंदर आती हैं। और क्लास के अंदर वेरिएबल्स यानी कि डाटा मेंबर्स होते हैं और वो फंक्शंस होते हैं जिन्होंने काम करना होता है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल भी इसको भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास की है, हमारे पास एक क्लास है ह्यूमन की। इसको हम ज़रा कोड पैरेंट डाइव में जाके देखते हैं। हमारे पास एक क्लास हमने बनाई है एक ह्यूमन की। अब क्योंकि ये जो सिंटैक्स आपको शो हो रहा है ये C++ का सिंटैक्स है, लेकिन अब क्योंकि हम PHP में काम करेंगे तो हम उसको PHP के सिंटैक्स में करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए ये C++ का सिंटैक्स है। तो क्लास ह्यूमन, हमने एक ह्यूमन की क्लास की। अब ये प्राइवेट और पब्लिक, इनको हम थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास 3 डाटा मेंबर्स है। अब क्योंकि ह्यूमन की क्लास है तो इंसान से रिलेटेड जो जो चीज़ें हम मुनासिब समझते हैं इसमें होनी चाहिए सिर्फ वही होंगी, मतलब इसमें कोई एनिमल की चीज़ नहीं होगी या इसमें कोई फर्नीचर की चीज़ नहीं होगी, इसमें ह्यूमंस की चीज़ें ही होंगी। तो ह्यूमन की एक हाइट हमने ली है फ्लोट में, वेट लिया है और उसका हेयर कलर लिया है, और भी प्रॉपर्टीज़ हम ले सकते हैं इसके अंदर। ये तो इसके अंदर कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके अलावा बिहेवियर्स होते हैं, क्योंकि इसकी डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जो क्लास होती है उसमें कॉमन प्रॉपर्टीज़, ऑपरेशंस और बिहेवियर होते हैं। तो ये जो अभी आपने डाटा मेंबर देखेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब उसका बिहेवियर, उसकी जो ऑपरेशन है वो उसके फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हमने एक फंक्शन बनाया है वॉकिंग का, क्योंकि पर्सन से रिलेटेड है, ह्यूमन से रिलेटेड है, ह्यूमन वॉक कर सकता है। टॉकिंग भी ह्यूमन से रिलेटेड एक फंक्शन है, ईटिंग भी ह्यूमन से रिलेटेड एक फंक्शन है। तो ये 3 फंक्शंस हमने बनाए हैं। अब इसके अंदर का कोड क्या हो रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, अभी वो हमारा कंसर्न नहीं है इस वक्त। अभी जस्ट हम उसका स्ट्रक्चर बनाना देख रहे हैं कि क्लास क्या होती है, उस क्लास के अंदर हमारे पास डाटा मेंबर होते हैं और फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारी क्लास खत्म हो जाती है। अब इस क्लास को अगर आपने यूज़ करना हो तो वो हम करते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। हम दोबारा अपनी प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, क्योंकि यहाँ तक तो आपको ही क्लियर हो चुका होगा कि क्लास क्या होती है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, क्लासेस होती हैं और उन क्लासेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमेशा किसी न किसी क्लास का होता है। सो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। क्लास का जो इंस्टेंस होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि आप जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी क्लास का बनाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स आर द यूनिट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन यूनिट्स होते हैं। यानी कि इसके अंदर जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर आप एक एब्स्ट्रैक्ट हुई होती हैं चीज़ें। जैसे कि अगर आप अभी हम एक ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं और फिर मैं आपको ये समझाऊंगा कि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब इसके अंदर क्या होता है। हम दोबारा अपनी अगली एग्जांपल पे चलते हैं। तो इसके अंदर अगर आप ये देखें तो ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन के अंदर ये जो क्लास हमने ह्यूमन की क्रिएट की है, इस क्लास के अंदर हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे मेन के अंदर, उसको देखेंगे वो किस तरह से काम करता है। जैसे कि मैं लिखता हूँ ह्यूमन क्लास का नाम और आगे कोई भी आइडेंटिफायर आप लिख दें H1। अब इस H1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब ये जो H1 है ये ऑब्जेक्ट है, और इस H1 के अंदर इस पूरी जो क्लास है वो उसका इंस्टेंस है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इस H1 के अंदर ये पूरी क्लास छुपी हुई है, पूरी क्लास एब्स्ट्रैक्ट हुई हुई है इस H1 के अंदर। तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना वो एक एब्स्ट्रैक्शन भी होती है क्लास की, क्लास में जो सारी चीज़ें होती हैं वो ऑब्जेक्ट के अंदर होती हैं। यहाँ तक तो हमारी बेसिक चीज़ें थी कि के बारे में क्या होती है क्लास के बारे में। अब हम देखते हैं कि ऊप के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स होती हैं, वो मीन्स के फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो एक चीज़ होती है इनकैप्सुलेशन और एक होती है डाटा हेडिंग। इनकैप्सुलेशन आप ये समझ लें कि जो एक क्लास की फॉर्मेशन होती है ना उसको हम इनकैप्सुलेशन भी कह सकते हैं।
ये वर्ड निकला है कैप्सूल से। और जो अगर हम जो मेडिसिन की कैप्सूल होते हैं उसको देखें तो वो एक शेल होता है और उस शेल के अंदर सारी मेडिसिन होती है, यानी कि सारा डाटा उस शेल के अंदर होता है, यानी कि उस मेडिसिन को उस शेल ने इनकैप्सुलेट किया होता है, उस प्लास्टिक के शेल ने इनकैप्सुलेट किया होता है कैप्सूल के अंदर। सेम इज द कंसेप्ट इज हेयर कि जब आप इनकैप्सुलेशन की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि जो हमारा एक क्लास के अंदर जितना भी डाटा होता है, क्लास के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं और फंक्शंस होते हैं। अब वो डाटा मेंबर और फंक्शन जो है ना वो इनकैप्सुलेट हुए होते हैं, तो वो प्रोसेस जो इसको इनकैप्सुलेट करके एक सिंगल यूनिट यानी कि क्लास बना देता है, इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सो इनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डाटा मेंबर्स एंड फंक्शंस इन अ सिंगल यूनिट कॉल्ड क्लास। ये इसलिए भी होता है कि हम कोई डायरेक्ट जो है वो एक्सेस ना कर सके चीज़ों को, और हम ये एक चीज़ को जो है वो हाइड कर दें। अब दूसरी जो कंसेप्ट है डाटा हाइडिंग की, वो भी इसी से रिलेटेड है कि इसके जो डाटा हाइड हुआ होता है, और ये जो एक्सेस की सारी बात है कि हमें एक्सेस देनी है किसी चीज़ को या नहीं देनी है। अब उस एक्सेस के लिए हम आगे इसके एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे, जो हम देखेंगे कि हमने एक्सेस कितनी देनी है किसी भी चीज़ को, वो चीज़ हम एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर देखेंगे। अब अगर इसकी हम एक एग्जांपल और देखें, कि अगर हमने भी इसकी जो क्लास लिखी है इसकी एग्जांपल देखें, तो इसकी एग्जांपल हम एक फुल फ्लैज की क्लास की एग्जांपल है, जिसके अंदर हमारे पास एक क्लास है व्हीकल की। अब ऑफ कोर्स इसके अंदर सारा व्हीकल का ही डाटा होता है, तो इसके तीन डाटा मेंबर्स हैं, कलर व्हीकल का, उसके नंबर ऑफ टायर्स, और वो कितने किलोमीटर यूज हो चुका है व्हीकल वो। अब व्हीकल का पहले तो है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी डाटा मेंबर्स की वैल्यू को इनिशियलाइज करता है, कि इसके अंदर आप इनिशियली तौर पर कुछ वैल्यूज देते हैं, जैसे कि कलर की वैल्यू आपने यहाँ पर दे दी नल, टायर्स की वैल्यू आपने लाइक दे दी 2, और किलोमीटर्स की वैल्यू आपने दे दी 0। तो ये एक कंस्ट्रक्टर होता है, और इस कंस्ट्रक्टर का जो फंक्शन होता है इसकी खास बात ये होती है कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती इस फंक्शन की, और इसका नेम वही होता है जो आपकी क्लास का नेम होता है। जैसे कि क्लास का नाम व्हीकल है, तो सेम आपके कंस्ट्रक्टर का नाम तो व्हीकल होगा, एंड देयर इज नो एनी रिटर्न टाइप ऑफ दिस स्पेशल फंक्शन कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। एंड व्हेनेवर यू मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ सम क्लास, ये कंस्ट्रक्टर जो होता है वो ऑटोमेटिकली खुद ही से ही कॉल हो जाता है, आप इसको एक्सप्लिसिटली कॉल नहीं कर सकते। ये तो व्हीकल का कंस्ट्रक्टर था। अब कुछ गेटर फंक्शन होते हैं और कुछ सेटर फंक्शन होते हैं। गेटर फंक्शन वो होते हैं जो आपकी इन वेरिएबल्स की वैल्यू को गेट करते हैं, और सेटर फंक्शन वो होते हैं जो इन वेरिएबल्स की वैल्यूज में वैल्यू को सेट करते हैं, ताकि इससे डायरेक्ट एक्सेस ना हो सके। तो आपने पहले लिखा है गेट कलर, तो गेट कलर ने रिटर्न करना है आपको कलर, और उसकी रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। गेट टायर्स का फंक्शन है, क्योंकि इसकी टाइप है इंटीजर, तो इसने आपको टायर्स की वैल्यू रिटर्न करनी है और उसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। और किलोमीटर यूज फ्लोट वेरिएबल है, इसने आपको रिटर्न करने हैं किलोमीटर, और इसकी रिटर्न टाइप है फ्लोट। इसी तरह से हमारे पास सेटर फंक्शंस होते हैं। सेटर फंक्शंस वो होते हैं जिनको आप कोई पैरामीटर में वैल्यू देते हैं, एंड दीज वैल्यू इज सेट टू द ओरिजिनल डाटा मेंबर्स ऑफ दैट क्लास। कि जब आप एक फंक्शन बनाया सेट कलर का, और आपने स्ट्रिंग के अंदर उसको एक सी वेरिएबल में कलर दिया, तो जो भी आप कलर देंगे वो उसके ओरिजिनल वेरिएबल, जो कलर का वेरिएबल था ओरिजिनल, वो उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से सेट टायर जब आप करेंगे और उसको आप एक टायर की वैल्यू देंगे, तो जो भी टायर की वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से किलोमीटर में भी जब आप कोई किलोमीटर की वैल्यू देंगे तो वो किलोमीटर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। एंड फाइनली आई रोट अ फंक्शन टू डिस्प्ले एवरीथिंग दैट इज गोइंग टू डू इन द क्लास, जो कि सी आउट में मैंने शो किया है। द कलर इज, जो भी कलर होगा वो शो हो जाएगा, टायर्स शो हो जाएंगी, और किलोमीटर यू स्टोर हो जाएंगे। अब ये एक मेन फंक्शन है जो कि एक ड्राइवर है जो इन सबको रन करेगा। इसको हम मेनली यहाँ से सारा कुछ कंट्रोल होता है, तो इसको हम रन करके देख लेते हैं कि क्या इसकी पॉसिबल आउटपुट आ सकती है। तो पहले मैंने व्हीकल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, व्हीकल वी के नाम से। फिर मैंने किया वी डॉट सेट कलर। जैसे ही मैं ये फंक्शन चलाऊंगा, व्हीकल वी का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मेरे पास कंस्ट्रक्टर चल जाएगा, और जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाएंगी इसके अंदर। लेकिन अब क्योंकि मुझे वैल्यू चेंज भी करनी है, तो मैं लिखूंगा वी डॉट सेट कलर, और उसमें एक वैल्यू भी लिखूंगा ब्लैक। अब ये ब्लैक कलर सेट फंक्शन के इस वेरिएबल सी में आ जाएगी, और उससे वो कलर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से सेट टायर्स के अंदर जब टायर की वैल्यू दूंगा, तो वो टायर की वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगी, और टायर की वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से किलोमीटर की वैल्यू भी जब मैं दूंगा, तो किलोमीटर की वैल्यू इधर आएगी, और मेरे पास किलोमीटर के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब कलर है ब्लैक, टायर्स हैं 4, और किलोमीटर है 150.5। और जब मैं वी डॉट डिस्प्ले करूँगा, तो उस वी डॉट डिस्प्ले के अंदर जो भी इसकी वैल्यूज होंगी कलर की, टायर्स की, और किलोमीटर यूज़ की, जो यहाँ पर सेट की हैं, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला कंसेप्ट है, दैट इज वेरी पिलर कंसेप्ट ऑफ
प्रूफ और बहुत बेसिक कंसेप्ट है इंटरव्यूज में वो पूछा जाता है, दैट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का अगर हम वैसे ही मतलब देखें तो इसका मतलब होता है कि आपका जब भी कोई चाइल्ड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पेरेंट्स से इनहेरिट होती हैं, यानी कि आपने जो भी चीज़ आप अपने पेरेंट्स से लेते हैं वो इनहेरिटेंस में आपको मिलती है। तो ये ऊप के अंदर भी कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है कि इसके अंदर जो क्लासेस होती हैं उनको हम पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप ही कंसीडर करते हैं। सो इनहेरिटेंस इज़ अ कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू derive properties and characteristics from another class is called inheritance। के ये वो के क्लास की वो कैपेबिलिटी जिससे आप अपनी पेरेंट क्लास से कुछ प्रॉपर्टीज़ को derive कर सकें, ये उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जब इनहेरिटेंस की बात आती है तो ऑफ कोर्स एक क्लास है किसी और क्लास से कुछ चीज़ें ली होती हैं, तो एटलीस्ट दो क्लासेस का जिक्र यहाँ पर लाजमी आता है। एक क्लास का नाम है चाइल्ड क्लास और एक क्लास का नाम है पेरेंट क्लास। बेसिकली ये नाम नहीं होते, इनको हम टर्म करते हैं कि इसको चाइल्ड बोलते हैं और यहाँ इसको पेरेंट बोलते हैं। तो वो क्लास जिससे चीज़ें इनहेरिट हो रही हैं उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जिसके अंदर इनहेरिट हो रही है उसको चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो चाइल्ड क्लास इज दैट क्लास विच इनहेरिट्स प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड चाइल्ड क्लास, और इसको ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, इसकी ड्राइव हुई होती है ये। एंड द क्लास हुज प्रॉपर्टीज आर इनहेरिटेड बाय सब क्लास, कि जिसकी प्रॉपर्टी सब क्लास ने इनहेरिट की हैं उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं या उसको सुपर क्लास भी बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस जो होती है वो तीन तरह की होती है। अच्छा, अब हम देखेंगे इनहेरिटेंस की टाइप्स को। तो बेसिकली जो तीन तरह की इनहेरिटेंस की टाइप्स होती हैं, एक होती है सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। पहले तो इसको हम देखते हैं कि जो वो आम इनहेरिटेंस जो कि हम अपने रेगुलर कोडिंग में भी इस्तेमाल करते हैं वो होती है सिंगल इनहेरिटेंस, कि जब आपकी एक पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास में चीज़ें इनहेरिट हो रही होती हैं तो इस तरह की इनहेरिटेंस को हम सिंगल इनहेरिटेंस बोलते हैं। यानी कि जब आपकी कोई एक क्लास हो और आपको उसी क्लास से ही किसी दूसरी क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए हो तो आप उस एक क्लास को पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में आप इनहेरिटेंस कर लेते हैं। यूएमएल में इसको हम इस तरह से शो करते हैं कि आपका जो एक क्लास का एरर दूसरी क्लास में आ रहा है, यानी कि आप एक क्लास से चीज़ें दूसरी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं। जो आपकी अपर क्लास होती है उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं, और जो आपकी सब क्लास जिसके अंदर इनहेरिटेंस हुई है उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। अब अगर इसके हम कोड को देखें तो कोड के अंदर जो क्लास हमारी पेरेंट क्लास है, अब क्योंकि उसके अंदर तो कुछ इनहेरिट नहीं हो रहा तो उसकी फॉर्मेशन उसी तरह से ही होगी जिस तरह से हम अपनी रेगुलर क्लास बनाते हैं। जैसे कि अभी आपको जो यूएमएल यहाँ पर शो हो रही है, इस यूएमएल के अंदर जो इनहेरिटेंस आपको शो हुई है, अगर मैं इसी को बिल्कुल कोड में कन्वर्ट करूँ तो जो सब क्लास है क्लास ए, उसको हम इस तरह से लिखेंगे क्लास ए, और उसके अंदर अगर अभी फ़िलहाल तो इसका हमने जो बॉडी है वो खाली है क्योंकि ये सिर्फ आपको एक कंसेप्ट के लिए है। और जो आपकी चाइल्ड क्लास है बी, अब उस चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास इनहेरिट हुई थी है, तो चाइल्ड क्लास कॉलन पब्लिक ए। अब यहाँ पर सीखने की चीज़ ये है कि ये जो सिंटैक्स है ये प्रॉपर सी प्लस प्लस का सिंटैक्स है। अब जावा के अंदर है, इवन पीएचपी के अंदर जो भी हमने आगे देखनी है उसके अंदर ये सिंटैक्स डिफरेंट है। अब यहाँ पर सी प्लस प्लस के सिंटैक्स में होता है कि आप लिखते हैं क्लास बी, यानी कि जैसे आपने अपनी रेगुलर क्लास बनानी है क्लास बी और आपने उस क्लास की बॉडी बना दी, अब उसके आगे कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं जो आपको रेड में शो है। आप लिखते हैं कॉलन और आप लिख देते हैं पब्लिक ए, क्योंकि क्लासेस को इनहेरिट होने के लिए पब्लिक होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो पब्लिक नहीं होंगी तो किसी और जगह उनका डाटा एक्सेस नहीं होगा। तो हम ये एज्यूम करते हैं, सी प्लस प्लस ये एज्यूम करती है कि क्लासेस जो हैं वो पब्लिक ही हैं, अनलेस आप उसके साथ प्राइवेट या कुछ और ना लिखें तो ये हमारे पास पब्लिक क्लास है तो आप लिख देंगे पब्लिक ए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स गलती करते हैं, यहाँ पर क्लास लिख देते हैं, यहाँ पर क्लास नहीं आता, यहाँ पर पब्लिक आता है, पब्लिक और उस क्लास का नाम ए। तो इस तरह की जो इनहेरिटेंस होती है वो हमारी सिंगल इनहेरिटेंस होती है। अब सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर जो भी पेरेंट के अंदर कोड लिखा होता है वो चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाता है, और सिर्फ वही कोड एक्सेस होता है जो हमारा पब्लिक होता है या जो प्रोटेक्टेड होता है। आई मीन पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट को भी थोड़ा आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो समझने की बात है कि प्राइवेट कोड एक्सेस नहीं होता, यानी कि जो क्लास ए के अंदर आपके प्राइवेट डाटा मेंबर लिखे हैं इनहेरिटेंस के बावजूद भी वो बी के अंदर एक्सेस नहीं होंगे। द सेकेंड टाइप होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस सी प्लस प्लस का वो फीचर होता है जिसके अंदर हम मोर देन वन क्लासेस से इनहेरिट हो जाते हैं। यानी कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास अभी बनाई है ए और क्लास बी और सी कुछ पहले की ही बनी है, अब कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे क्लास बी की चाहिए और कुछ प्रॉपर्टीज़ मुझे क्लास सी की चाहिए, तो इन दोनों क्लासेस को मैं अपनी ए क्लास के अंदर इनहेरिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से जो इनहेरिटेंस होती है उसको मल्टीपल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब अगर इसी सेम यूएमएल को अगर हम सी प्लस
का कोड भी बिल्कुल वैसे ही आएगा जिस तरह से रेगुलर कोड आता है, और क्लास सी भी उसी तरह से कंस्ट्रक्ट होगी जिस तरह से रेगुलर क्लास कंस्ट्रक्ट होती है। अब क्लास ए के अंदर अगर ये दोनों इनहेरिट हो रही हैं तो उसका तरीका होता है कि हम लिखते हैं क्लास ए कॉलन पब्लिक, और इन दोनों क्लासेस के नाम लिख देते हैं जिन्होंने इनहेरिट होना होता है विद सेपरेशन ऑफ कॉमा, कि पब्लिक बी कोमा सी। इसका मतलब होता है कि बी और सी के जो फीचर्स हैं अब वो ए के अंदर एक्सेसिबल होंगे, सिर्फ वही फीचर्स जो कि हमारे पब्लिक हैं या प्रोटेक्टेड हैं, प्राइवेट फीचर अभी भी एक्सेसिबल नहीं हो सकते इसके अंदर। और जो इसकी थर्ड इनहेरिटेंस की टाइप है दैट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसके अंदर बिल्कुल ऐसा ही कंसेप्ट है जैसे कि हमारा सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर था, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर एक क्लास एक दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट की और सिर्फ इतना ही काम था। लेकिन मल्टी लेवल के अंदर इसके मल्टी लेवल्स आ जाते हैं कि अगर आपकी एक क्लास दूसरी के अंदर इनहेरिट है और वो दूसरी तीसरी के अंदर इनहेरिट है, तो ये पूरी एक चेन होती है, और इस तरह की जो इनहेरिटेंस की टाइप होती है उसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर यूएमएल में आप देख रहे हैं कि क्लास सी एक इंडिपेंडेंट क्लास है, दैट इज़ अ पेरेंट क्लास। अब इसको इनहेरिट किया है क्लास बी ने। अब क्लास सी के जो सारे फीचर्स होंगे वो क्लास बी के अंदर आ जाएंगे, और क्लास बी जो होगी वो चाइल्ड क्लास बन जाएगी, और क्लास सी पेरेंट क्लास है। ये तो था सिंगल लेवल। अब अगर क्लास बी के फीचर्स क्लास ए में भी जा रहे हों, यानी कि क्लास बी क्लास ए में भी इनहेरिट हो, तो इस तरह से हमारे पास एक पूरी चेन बन जाती है, और ये चेन आगे भी चल सकती है। इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब जो बिल्कुल आपकी वो क्लास जो एंड पे इनहेरिट हुई है वो चाइल्ड बन जाती है, और जो पहले पेरेंट क्लास थी वो इसका पेरेंट है, और जो बिल्कुल सबसे फर्स्ट वाली क्लास थी वो अब ग्रैंड पेरेंट क्लास बन जाएगी। यानी कि ये पूरा एक जो टर्म होती है वो जो लिंक होता है वो चलना शुरू हो जाता है, और इस तरह की इनहेरिटेंस को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ ट्रिकी चीज़ें ये हैं कि आपकी ये इसके अंदर कंसेप्ट वही है कि प्राइवेट डाटा मेंबर अभी भी किसी के एक्सेस नहीं हो सकते। लाइक क्लास सी के अंदर अगर कोई प्राइवेट डाटा मेंबर हो तो वो ना क्लास बी में जाएगा और ना ए में जाएगा। हाँ, इसके अंदर अगर जो पब्लिक हों वो सब में एक्सेस होंगे, और जो प्रोटेक्टेड होंगे वो भी सब में एक्सेस होंगे। कि जो प्रोटेक्टेड होते हैं वो थ्रू आउट द चेन ऑफ इनहेरिटेंस जहाँ जहाँ पर भी क्लास इनहेरिट हुई होती है वो वहाँ पर एक्सेसिबल होते हैं। अगर इसके कोड में जाकर देखें तो उसका कोड बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हमारे पास क्लास जो सिंगल इनहेरिटेंस थी उसका कोड था, कि क्लास सी इज़ इंडिपेंडेंट क्लास, क्लास बी इज़ अ क्लास जो कि सी को इनहेरिट करती है, और क्लास ए वो क्लास है जो बी को इनहेरिट करती है। तो इस तरह से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देख सकते हैं। इसमें अब वो चीज़ जो कि हम स्टार्ट से देखते आ रहे हैं लेकिन उसको डिस्कस नहीं किया था, दैट आर एक्सेस स्पेसिफायर्स। क्लासेस के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम किसी भी डेटा मेंबर को या फंक्शंस को किस लेवल तक एक्सेस देते हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें थ्रू आउट द कोड हमें वो थ्रू आउट द फाइल हमें चाहिए होती हैं, इवन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट हमें चाहिए होती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक लिमिटेड स्कोप में ही रहनी चाहिए, या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें एक ख़ास जो लिंक्स हैं उन तक पहुंचानी होती हैं। तो ये तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं। एक होता है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक मेंबर्स जिनके साथ हम पब्लिक डिफाइन कर देते हैं, पब्लिक मेंबर्स वो होते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं आउटसाइड द क्लास इवन। कि अगर आप कोई भी क्लास के अंदर पब्लिक वेरिएबल्स लिखेंगे तो वो पब्लिक वेरिएबल्स किसी भी क्लास में विदाउट इनहेरिटेंस भी एक्सेसिबल हो जाएंगे अगर वो सिंगल फाइल में या सिंगल प्रोजेक्ट में है। तो प्राइवेट मेंबर्स जो होते हैं वो सिर्फ इनसाइड द क्लास एक्सेस होते हैं, और उनकी एक्सेस आउटसाइड द क्लास नहीं होती। इवन आप अगर उसकी इनहेरिटेंस भी कर देते हैं तब भी प्राइवेट मेंबर एक्सेस नहीं होते। और लेकिन अगर इस चीज़ को हम मेक श्योर करना हो कि अगर एक क्लास के डाटा मेंबर हैं वो पूरा पब्लिक एक्सेसिबल ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि उसको हर कोई एक्सेस कर सके, और ऐसा भी ना हो कि वो सिर्फ उस क्लास तक ही बाउंड होकर रह जाए, बल्कि हम खुद उसको परमिशन दें कि वो किस क्लास तक जा सकते हैं। तो उस काम के लिए होते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर्स। प्रोटेक्टेड मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो क्लास के अंदर तो एक्सेस होते हैं लेकिन बाहर सिर्फ वहाँ पर एक्सेस होते हैं जिन क्लासों ने उसको इनहेरिट किया होता है। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ डेटा मेंबर जो है मेरी चंद क्लासेस नहीं है, लाइक मेरे पास 10 क्लासेस हैं, तो आउट ऑफ दोज 10 क्लासेस मैं चाहता हूँ कि जो मेरे कुछ मेंबर्स हैं वो 4 क्लासेस में एक्सेस हों, तो उन 4 मेंबर्स को मैं प्रोटेक्टेड कर दूंगा, क्योंकि वो फिर पब्लिकली एक्सेसिबल भी नहीं होंगे और सिर्फ वो क्लास तक भी बाउंड नहीं होंगे, बल्कि जिन क्लासेस को मैंने खुद इनहेरिट किया है उन क्लासेस के साथ वो एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो ये इसका कंसेप्ट है एक्सेस स्पेसिफायर्स का। आखिरी इसमें जो टॉपिक हमारे पास आता है वो होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के अगर हम वर्ड पे ही गौर करें तो पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड दो चीज़ों का एक मिक्सचर है। एक चीज़ है पॉली जिसका मतलब होता है मैनी, और एक दूसरा लफ्ज़ है मॉर्फ जिसका मतलब है शेप। तो अब कलेक्टिवली अगर हम देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब बनता है मैनी शेप्स। अब मैनी शेप्स किस लिहाज से, अब C++ में ये होता है कि हम किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं नॉर्मली
तो उस क्लास के साथ जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं डॉट लगा के, तो उसी क्लास के फंक्शन को ही कॉल करता है। लेकिन ये बिहेवियर हम चेंज भी कर सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में ये होता है कि हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरी क्लास को रेफर करते हैं, तो अगर हम चाहें तो एक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ किसी और क्लासेस को भी रेफर कर सकते हैं, यानी कि किसी और क्लासेस का ऑब्जेक्ट या फंक्शन भी कॉल कर सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से ज़रा देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है शेप की। अब यहाँ पर जो हमारे पास शेप की क्लास है और एक क्लास है रेक्टेंगल की, और एक क्लास है हमारे पास यहाँ पर सर्कल की। अब यहाँ पर जो शेप की क्लास है वो हमारी असल मेन क्लास है, यानी कि जो इनहेरिटेड भी नहीं है और जो बिल्कुल रेगुलर क्लास है। अब एक और क्लास है रेक्टेंगल की जिसने उस शेप क्लास को इनहेरिट किया हुआ, और एक और क्लास है सर्कल की जिसने भी उस शेप क्लास को इनहेरिट किया हुआ। तो ये हमारे पास यहाँ पर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस ही बनती है। और इन सब फंक्शंस के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि इनके अंदर एक ड्रॉ का फंक्शन है, यानी कि आपका जो पेरेंट क्लास है। अब यहाँ पर हायरार्की कुछ इस तरह की बनती है कि एक शेप क्लास पेरेंट है और दो उसके चिल्ड्रन है रेक्टेंगल और सर्कल। अब ये जो एक फंक्शन है ड्रॉ का, अब वो ड्रॉ का फंक्शन उस मेन क्लास के अंदर भी है, पेरेंट में भी है, और उसी नाम का फंक्शन, उसी सिग्नेचर का फंक्शन हमारे पास उसकी चिल्ड्रन क्लासेस दोनों में मौजूद है। अब उसके अंदर हमने एक एक लाइन लिख दी है सिर्फ देखने के लिए कि जब हम इसको रन करेंगे कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है। कि मैंने जैसे रेक्टेंगल के अंदर सी आउट कर दिया कि ड्रॉ रेक्टेंगल, सर्कल के अंदर कर दिया है ड्रॉ सर्कल, और शेप के अंदर कर दिया ड्रॉ शेप। अब जब आप इसके मेन फंक्शन में जाएंगे, अब मेन फंक्शन में जो जाएंगे यहाँ पर हमारी पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो हमें नज़र आएगी। अब पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पर कुछ इस तरह की होगी कि हमने एक पॉइंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है शेप का, जो हमारी पेरेंट क्लास थी शेप, उसका एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि शेप स्टैटिक एस। उसके बाद मैंने शेप क्लास का एक रेगुलर ऑब्जेक्ट बनाया, यानी कि शेप एस एच। ये तो वो काम है जो मैंने शेप क्लास के साथ की है। अब जो चिल्ड्रन क्लासेस हैं रेक्टेंगल क्लास और सर्कल क्लास, उन दोनों क्लासेस के हम रेगुलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है आर ई सी और सर्कल का ऑब्जेक्ट है सी आई आर। अब यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म देखते हैं किस तरह से होती है। अब मेन क्लास का जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है एस, अगर मैं उसको इस शेप क्लास का रेफरेंस दे दूँ, यानी कि इस तरह से एस इक्वल टू एम्परसेंट एस एच, इसका मतलब है कि जो शेप क्लास का को रेफ़र कर दिया है मैंने अपनी जो मेन क्लास थी उसको। अब इससे होगा ये कि जब मैं एस डॉट ड्रॉ करूँगा, यानी कि एस एरो ड्रॉ करूँगा, इस एरो का मतलब है क्योंकि ये पॉइंटर ऑब्जेक्ट है तो इसलिए डॉट से नहीं कॉल होगा, ये एरो से कॉल होगा, एस एरो ड्रॉ। जब मैं एस एरो ड्रॉ करूँगा तो अब मेरा कंपाइलर देखेगा ये कि ये किसका ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है शेप क्लास का। अब दूसरी चीज़ कंपाइलर ये देखेगा कि ये शेप क्लास का ऑब्जेक्ट रेफर किसी पॉइंट किसको कर रहा है। अब ये शेप क्लास का जो ऑब्जेक्ट है एस, ये पॉइंट कर रहा है एस एच को, जो शेप क्लास का ही एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि शेप क्लास का पॉइंटर शेप क्लास के ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। तो जो यहाँ पर ड्रॉ का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा वो मेरे पास शेप क्लास का ही होगा, क्योंकि जिसको हम रेफर करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा अब आगे चलते हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट हमारे पास एस ही है शेप क्लास का जो पॉइंटर ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब वो रेफर कर रहा है एम्परसेंट आर ई सी जो कि रेक्टेंगल की क्लास का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ऑब्जेक्ट बना वो शेप की क्लास का है लेकिन वो पॉइंट कर रहा है रेक्टेंगल की क्लास को। तो अगर अब मैं वही लाइन लिखूँ, यानी कि एस एरो ड्रॉ, यानी कि शेप क्लास का ही ड्रॉ फंक्शन अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, लेकिन अब होगा ये कि कंपाइलर इसको इस तरह से देखेगा कि वो देखेगा कि सबसे पहले ये जो ड्रॉ का फंक्शन है वो कौन सी क्लास मुझे कॉल करवा रही है, वो है शेप की। लेकिन ऐसे ही करके वो शेप का प्रिंट नहीं कर देगा, वो ये भी देखेगा कि ये शेप की क्लास रेफर किसको कर रही है। जैसे कि पिछले एग्जांपल में शेप की क्लास शेप की ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही थी, तो शेप का ही ड्रॉ का फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। लेकिन यहाँ पर शेप की क्लास रेफर कर रही है रेक्टेंगल की क्लास को, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रिंट होगा वो रेक्टेंगल की क्लास का ड्रॉ फंक्शन प्रिंट होगा। अब उसके बाद अगले एग्जांपल में चलते हैं कि जब यहाँ पर भी एस ऑब्जेक्ट है शेप का लेकिन वो रेफर कर रहा है सर्कल को, तो अगर अब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो अब ये सर्कल की क्लास का ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। इस पे करते हैं थोड़ी सी अब डिस्कशन की चीज़ें काम कंपाइलर ने किस तरह से की हैं। एक्चुअली ये पॉलीमॉर्फिज्म है कि पॉलीमॉर्फिज्म में मैंने आपको बताया था कि एक ऑब्जेक्ट होता है लेकिन उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती हैं, कि जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास शेप का, अब वो शेप का ऑब्जेक्ट कभी ड्रॉ बन जाता है, कभी रेक्टेंगल बन जाता है, कभी सर्कल बन जाता है। तो इस तरह से एक क्लास का ऑब्जेक्ट है लेकिन वो डिफरेंट क्लासेस के फंक्शंस को कॉल करता है। तो यहाँ पर ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है कि आपका ये जो आप ये देख सकते हैं कि एक जो कॉल कर रहा ऑब्जेक्ट वो सिर्फ शेप क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन
कभी उसको हम जब जिसको रेफर कर देते हैं वो उस क्लास को ही कॉल करता है, जब उसको हम रेक्टेंगल को रेफर कर देते हैं तो वो रेक्टेंगल को कॉल करता है, जब उसको हम सर्कल को रेफर कर देते हैं तो वो सर्कल को कॉल करता है। तो ये कंसेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म का।